दो हमले होते हैं। एक जना उस पे हमला हो जाता है जी, जिस पे मजम्मत करनी चाहिए, बड़ा ही शर्मनाक एक वाक़या है पूरे पाकिस्तान के लिए। दूसरा हमला हो जाता है जी सुप्रीम कोर्ट पे। अब इन दोनों में से मुल्ज़मान कौन से ख़तरनाक है, किन्हें कड़क सज़ा मिलनी चाहिए आपकी नज़र में? कि 2018 से कबल उनका बयानिया एक और तर्ज का था, उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई की हुकूमत आ गई, बयानिया टोटली चेंज हो गया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। उसके बाद अभी जब पीडीएम का दौर आया, इसके बाद फिर वो अपने 2017 वाली लाइन पे आ गए, और अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं वो फिर से 2018 के बाद वाली रूटीन पे आ गए हैं। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ 2-3-4 साल के बाद अपना बयाना टोटली चेंज कर लेना, एक बाद उनके जो हैं अरकान पीएमएलएन या उनके जो वोटर हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि हमने तारीफ़ करनी है या तनकीद करनी है या इसका असल डायरेक्शन किधर जा रही है। उन्हें कोई क्लियर बात कर दें कि एक डायरेक्शन बता दें जी, नून लीगी जो हैं सपोर्टर फ़लाँ बंदे की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ़लाँ जनरल की जो है तारीफ़ करनी है वो बहुत अच्छा है, अगले लम्हे कह देते हैं जी नहीं ये तो गद्दार वतन है। इसके बारे में आप कोई जी मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई के साथ था, हूँ और इंशाल्लाह साथ हूँ। बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर आप देख रहे हैं। साथ मैं मोहम्मद वसीम। नाज़रीन ग्राम, इलेक्शन कमीशन की जानब से इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है। एक तो इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि उन्होंने डायरेक्ट डेट नहीं अनाउंस की, एक वीक उन्होंने कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे या फरवरी के शुरू में करवा दिए जाएंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है, और इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब की जानब से एक बड़ी दिलचस्प जो है ना वो बात सामने आ चुकी है कि हमने इलेक्शन को पाक साफ़ करवाना है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसके लिए अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया, इसके बावजूद भी ये इलेक्शन जो है ये पाक साफ़ हो जाएंगे, मुनसिफाना तरीके से कराए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? जो है मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करेंगे। ये आप उनसे मिलवाते हैं। सर, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जी थैंक यू डियर। आपने बहुत ही एक कानूनी, सियासी और एक बहुत ही पेचीदा मसले के ऊपर आपने मुझसे बात की है। चूँकि आपको बड़ा इल्म है, क्लियर है कि जो पिछली हुकूमत भी थी पीडीएम की और ये जो मौजूदा हुकूमत भी है, ये कोई इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है। ये इनके तमाम एक्शन से नज़र आ रहा है, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराए और जिस तरीके से इन्होंने आइन की, कानून की धज्जियाँ बखेरी हैं वो हमारे सामने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले जो पंजाब और केपी के जो गवर्नमेंट के इलेक्शन थे उसको जिस तरीके से डिले किया वो भी आपके सामने, उस पर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में जल्द से जल्द मुनसिफाना इलेक्शन हो, उसमें तमाम पार्टियों को बग़ैर किसी का नाम लिए या ना लिए, इंक्लूडिंग पीटीआई, उसको हिस्सा होना चाहिए और उनको मुकम्मल हिस्सा लेना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। अगर ये ना किया गया तो जो हम इन इलेक्शन से हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं होगा। मेरी सोच के मुताबिक इलेक्शन मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करते हैं। इलेक्शन होते हैं, लोगों का एतमाद होता है, लोग वोट देते हैं, सारी दुनिया उसको सराहती है, एक्सेप्ट करती है, कौम मुतमईन हो जाती है कि हमने अपना फ़ैसला दे दिया है। अब जो भी हुकूमत आएगी वो 4 साल 5 साल जो भी उनका मैंडेट है वो उसको गुजारेगी, काम करेगी। लोगों को नहीं पसंद है कि नई हुकूमत आ जाएगी, लेकिन अगर ये गैर यकीनी की सूरत हाल जारी रहती है, मैं जानबूझ के इस तरफ नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी दुआ है कि ये इलेक्शन हो और मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत की, लोगों की फ़लाह की, बहबूद के लिए, और हम जिस मुआशी दलदल में फंस चुके हैं इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा कोई हल नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे उस वक्त ही आएगी, यहाँ पे नहीं बल्कि सारी दुनिया में, हर मुल्क में उस वक्त आती है जब वहाँ पे एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होती है। और मुस्तहकम हुकूमत, जब हम कहते हैं कि जी हम एक जमहूरी मुल्क हैं, तो यहाँ पे मुस्तहकम हुकूमत तो तभी आएगी जो आवाम के वोटों से आएगी और लोगों को ये यकीन होगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब फेयर इलेक्शन होते हैं तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि फेयर इलेक्शन हुए हैं।
70s में जनरल याहिया ने इलेक्शन कराए थे, सारी दुनिया डिक्टेटर कहती है, फिर इलेक्शन कराए थे। आपने नहीं हिस्सा लिया होगा, मैंने भी हिस्सा नहीं लिया, सारा पाकिस्तान मानता है कि उसने फेयर इलेक्शन कराए थे, क्योंकि उसने कराए थे। कोई प्रोपेगंडे की ज़रूरत नहीं होती कि हमने फेयर, जब फेयर इलेक्शन मुल्क में होंगे दुनिया एक्सेप्ट करेगी। ये एक अलहदा बहस है कि उन 1970 के इलेक्शन हुए, उनके रिज़ल्ट को फेयर को जब अनाउंस कर दिया गया तो अगले जो स्टेप्स लेने थे पार ट्रांसफ़र के, वो क्यों नहीं किए गए, वो एक सेपरेट इशू है। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए, इंशाल्लाह होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ फेयर होंगे। और ये कहना कि जी फ़लाँ के बग़ैर होंगे तो फिर जो इलेक्शन का मकसद है वो नहीं होगा, बिल्कुल ज़ाया हो जाए। आप जमहूरियत की बात भी कर दी, आपने इसमें अक्सरियत की बात भी कर दी। आप मुझे ये क्लियर कर दें, नाज़रीन को भी ये बता दें कि अगर वाक़यातानी ये 2000 जनवरी में 2024 में आके इलेक्शन हो जाते हैं, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर आप देख रहे हैं? मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मैं आप सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये दिल नहीं मानता कि कभी कोई ऐसा फ़ैसला होगा जो इतनी ओवरवेलमिंग जो अवामी ख्वाहिशात हैं, जो सोच हैं, कोई ऐसा फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ होगा, मेरा दिल तस्लीम नहीं करता। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ़ हुआ तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत ज़्यादती होगी। मैं इसके अलावा मैं और अभी मैं बात नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादती होगी, अवाम के साथ ज़्यादती होगी, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बारे डिस्कस करना चाहूँगा कि 2018 से कबल उनका बयानिया एक और तर्ज का था, उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई की हुकूमत आ गई, बयानिया टोटली चेंज हो गया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। उसके बाद अभी जब पीडीएम का दौर आया, इसके बाद फिर वो अपने 2017 वाली लाइन पे आ गए, और अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं वो फिर से 2018 के बाद वाली रूटीन पे आ गए हैं। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ 2-3-4 साल के बाद अपना बयाना टोटली चेंज कर लेना, एक बाद उनके जो हैं अरकान PMLN या उनके जो वोटर हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि हमने तारीफ़ करनी है या तनकीद करनी है या इसका असल डायरेक्शन किधर जा रही है। उन्हें कोई क्लियर बात कर दें कि एक डायरेक्शन बता दें, जी नून लीगी जो हैं सपोर्टर फ़लाँ बंदे की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ़लाँ जनरल की जो है तारीफ़ करनी है वो बहुत अच्छा है, अगले लम्हे कह देते हैं जी नहीं ये तो गद्दार वतन है। इसके बारे में आप कोई? जी मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें। वो कुछ आपने सुना होगा कभी कि किसी से पूछो, किसी से नहीं कि जनाब आप पिछले हफ्ते फ़लाँ पार्टी में थे और आज आप फ़लाँ पार्टी में चले गए हैं, तो क्या वजह है? उसने कहा यार मैं तो उसी पार्टी में था जिसमें पहले था, आपको गलतफहमी लगी है। मैंने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी मैं तो हुकूमती पार्टी में था, पार्टियां जो हैं वो हुकूमत में वो तब्दील हो जाती है, तो मैं तो हुकूमती पार्टी में हूँ, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। अब आप इस पैराए में जो कि जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल है शरीफ की या नवाज़ शरीफ की या शरीफ फैमिली की, थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करें। शरीफ फैमिली के पास पॉलिटिकल ना तो विजन है ना नज़रिया है। अब वो फंसे हुए कहाँ पर हैं? वो फंसे हुए हैं वो जो चाहते हैं, और वो जो जमहूरियत का एक लोगों के ज़हन के अंदर एक जो तड़का या कोई चीज़ एक है, वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। वो एक तरफ तो लोगों को जमहूरियत की तरफ, ताकि जो नई पढ़ी लिखी आवाम है उसको अपने साथ मिला सकें, लेकिन बुनियादी तौर पे उस पूरे ख़ानदान की और उस पूरे ग्रुप की, क्योंकि अब ये जो शरीफ ख़ानदान है ये बहुत एक्सपेंड हो चुका है, इसका असर व रसूख, इसके बेनिफिशरी अब काफ़ी एक्सपेंड हो गए हैं। उनका बुनियादी मकसद ये होता है, आप कोई नैरेटिव भी लिख ले, एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जी हमें हुकूमत चाहिए, हुकूमत उनको मिल जाए। कोई साइकिल भी आप देख लें, 1980-85 ऑनवर्ड से कोई साइकिल भी आप देख लें, वो जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ साइकिल हो, वो बेनज़ीर के ज़माने का हो, वो इसहाक़ खान के साथ का हो, जब उनको हुकूमत मिल गई, मुशर्रफ के वक्त भी अब वो जाते हैं, जब उनका मुआहदा हो गया, उनको वापस आके इलेक्शन में हिस्सा लेने की मिल गई और वो हुकूमत में आ गए, तो सब कुछ ठीक हो गया। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। कौन सा नैरेटिव? देयर इज़ नो नैरेटिव। नून लीग हैज़ नो नैरेटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो सिर्फ ऐसे लोगों को बखेड़ा डालने के लिए, या एक जिसको आप कहते हैं ना कि आपने एक फ़साद क्रिएट कर दिया, ये फ़साद है। उनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक़? किसी कोई एक एक्शन मुझे बता दें। 2 दिन नारे मार लेने से नारा वो दे रहे हैं, वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करने के लिए कर रहे हैं।
कि अगर आप हमारे साथ डील नहीं करेंगे, आप हमें अगर हुकूमत में अगला इंश्योर नहीं करेंगे, आप हमारे लिए वो जैसे आपने कहा कि जी बेशक PTI या ना हो, जो आपने पहले ज़िक्र किया, अगर उनको वहाँ से कोई खटका लगा कि हमें हुकूमत नहीं मिल रही, तो वो तो अभी पुराने चीफ की आप बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप फ़िक्र न करें, वो लंदन में बैठ के और बहुत कुछ कहेंगे। तो उनका एक ही मकसद है, हमने हुकूमत लेनी है, जब जो हुकूमत देगा फ़ाबिया, जो नहीं देगा, जो हमारे साथ नहीं रखेगा, वो साइकिल आफ्टर साइकिल उनकी पॉलिटिक्स का पिछले तकरीबन कोई 35-40 साल का तकरीबन बन जाता है। एक ही ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेटली हमने हुकूमत लेनी, तो ये हुकूमत लेना चाहते हैं। प्लेइंग लेवल की बात भी साथ कर देते हैं, इसका क्या तर्ज है? वो शायद पार्टी नून लीग से प्लेइंग लेवल चाह रही है, नून लीग कैसे किसी को प्लेइंग लेवल दे सकती है? में ये भी एक इन्होंने जो नया फसाद दोनों ने एक घड़ा हुआ है, एक मनगढ़ंत फसाना जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का और बयानी है, उनका और बयानी है। कोई बयानी है ना, कोई पीपल्स पार्टी का बयानिया रह गया है। पीपल्स पार्टी के जो एक्चुअल बयानिया है उसने उनको अंदरूनी सिंध में सुकेड़ के रख दिया है। ये है उनके बयानी की औकात। और नून लीग के बयानी की औकात ये है कि आज उनको मुकम्मल तौर पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे पंजाब के अंदर। ये उनके दो बयानियों की है। सफाया हो चुका है इन दोनों पार्टियों का KP से, और बलूचिस्तान में तो पहले ही अल्लाह हाफ़िज़ था। जो नज़रियाती वोट थोड़ा बहुत इनका बचा हुआ था, वो भी इन्होंने अपने बयानिए की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया है। ज़रदारी ख़ानदान का और शरीफ ख़ानदान का जमहूरियत से तो कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। वो तो पैसे की गेम है, इंतज़ामी उनको दें और उनको फैसिलिटेट किया जाए हुकूमत में, तो सब ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये बयानिया उनके काम नहीं आ रहा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे सर करूँगा कि दो हमले होते हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन है। एक जना उस पर हमला हो जाता है जी, जिस पर मजम्मत करनी चाहिए, बड़ा ही शर्मनाक एक वाक़या है पूरे पाकिस्तान के लिए। दूसरा हमला हो जाता है जी सुप्रीम कोर्ट पे। अब इन दोनों में से मुल्ज़मान कौन से ख़तरनाक है, किन्हें कड़क सज़ा मिलनी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक आपने जिन्ना हाउस की बात की, बिल्कुल आपने ठीक की है, वो काबिल मज़म्मत है। और मेरा ख़्याल है वो मुल्ज़मान जो भी हैं वो आई थिंक ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुके होंगे, दे आर इन द ड्यू प्रोसेस। पीछे बात रह जाती है सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक बात है, वो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। सुप्रीम कोर्ट एक ना तो वो 16 या 17 जजेस की जगह है, ना वो एक इमारत है। मैं इसको कोरिलेट करता हूँ रूल ऑफ लॉ पे। पाकिस्तान के अंदर जो है या किसी भी जमहूरी मुल्क में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन और उसके बदले में पार्लियामेंट का बनना, जो रूल ऑफ लॉ की तरफ पहला कदम है। जो रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, या किसी भी, अब दिस इज़ द एपेक्स बॉडी। जब आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, आइन की शिक क्या कहती है, कानून क्या कहता है, हमला क्या है, वो बिल्कुल अपनी वजह पे, उसमें वो जो मुल्ज़िमान हैं उनका मंसूबा कितना ख़तरनाक है, उसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन उनकी सोच बुनियादी क्या है कि वी डोंट वांट द रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। अगर किसी ने रूल ऑफ लॉ की बात की, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही न क्या हो, हम उसको तहस नहस कर देंगे। ये है वो मैसेज जो आपके जहन में आपको रखना चाहिए। ये वो लोग हैं, जो बंदा, जो पार्टी रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलना चाहती, वो जमहूरी कैसे हो गई? अब आपको कोई शक रह जाता है कि इसमें ख़तरनाक कौन है? आपके सिस्टम को तबाह व बर्बाद करने के लिए यह हमला है, लोगों का एतमाद तोड़ने के लिए यह हमला है। ये ऐलान है पूरे पाकिस्तान में अवाम के सामने कि हम रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल करने की बात करेगा, हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये है वो मैसेज जो वहाँ पे दिया गया है। अब आप ये ख़ुद बताएं और अपने नाजरीन से पूछ लेना कि इनमें ख़तरनाक कौन है। मतलब टैक्सी, ये मुश्ताक अहमद ब्रिगेडियर रेड हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू उन्होंने की है। यकीनन ये एक उलझे हुए सवालात हैं, पब्लिकली क्वेश्चन हैं जो मैंने उनसे जानने की कोशिश की है। तो इनकी बातों से कितने आप मुतफिक है, ये आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। एक दो सवाल सर मैं आप लास्ट में आपकी नवाजिश होगी अगर आप मुझे टाइम दे दें तो, क्योंकि मैंने बहुत कलील टाइम का आपसे कहा था जी।
ये आप बता दें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आप ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त कितने % दे रहे हैं पब्लिक में, अगर इलेक्शन हो जाते हैं जनवरी में? अगर पीटीआई को हिस्सा लेने की इजाज़त मिलती है और अब उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, इमरान खान बाहर नहीं आते, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आते, लेकिन पीटीआई को बहैसियत जमात एक मुकम्मल आज़ादी के साथ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है, जो इलेक्शन रूल है, उसके मुताबिक उसके कैंडिडेट को इलेक्शन कैंपेन करने की मुकम्मल तौर पे इजाज़त मिलती है बग़ैर किसी हिंड्रेंस के। तो इंशाल्लाह आप वो बयानियाँ देखेंगे कि आपको भी समझ नहीं आएगी, हम बहुत सौ के समझ नहीं आएगी। ऐसा बयानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं रह गई इस वक्त पीटीआई को, बयानियाँ बना हुआ है, आपने उस बयानियों को सिर्फ इकट्ठा करना है। ये है वो खौफ, जो खौफ तारी है, जो कहता है कि हम इलेक्शन इमरान खान या पीटीआई के बग़ैर भी हो सकते हैं या उसकी तरफ भी दलील जाती है, ये सबको पता है। दूसरी बात, अगर इमरान खान बाहर आते हैं और वो इलेक्शन को लीड करते हैं तो मेरी ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन ये है कि आप पंजाब को छोड़ दें, केपी को छोड़ दें, अगर इमरान खान कोशिश करें और इसी टेम्पो को, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस शऊर लोगों के अंदर आ चुका हुआ है, अगर वो इंटीरियर सिंध में इसको लीड करें इफ़ेक्टिवली, तो इंशाल्लाह बहुत सौ को वहाँ से भी धो दिया जाएगा। तो मैं अब ये परसेंटेज कहना कि वो जनाब 3/4 पे आएंगे, 2/3 पे आएंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और ये विक्ट्री होगी जिसके साथ बहुत उम्मीदें बंधी होंगी। ये भी मैं आपको बात बता दूँ, बहुत उम्मीदें बंधी होंगी। और जो पार्टी और जब पीटीआई इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ अवाम की इतनी हाई उमंगों के साथ आएगी, उनके पास भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। आप कब तक पीटीआई के साथ खड़े? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई के साथ था, हूँ और इंशाल्लाह साथ हूँ। शुक्रिया जी, वंडरफुल, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।